साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं भूगोल पर। भूगोल पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा टारगेट है आपका आईएएस पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसको क्लियर करने का। उसके लिए आपके लिए एक बुक लॉन्च की गई है ज्योग्राफी की, भूगोल, जिसे भारत और विश्व के भूगोल के नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी पीडीएफ हमें मिलनी चाहिए। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आपके लिए एक बुक निकाली गई है। ये बुक है। ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। जो आपके नज़दीक का जो बुक सेलर होंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो कंप्लीट मटेरियल इस बुक के अंदर उपलब्ध है। तो आप अगर ऑनलाइन तो नहीं मिल पाएगा, अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ इसकी चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो आपको इस बुक के अंतर्गत मिलेगी। तो किसी को और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। दूसरी बात, ये बुक जो है 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपके स्टेट एग्जाम या आईएएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से, एक तरीके से चैप्टर वाइज और व्याख्या के साथ आपके साथ लेकर आए। इस बुक की खासियत अगर हम देखें तो इस बुक में आपको ये सभी सुविधाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध होंगी। सबसे मेन बात, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन करा गया है। हर टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है और विगत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में आए हुए हैं, उनको लेकर उनसे संबंधित और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी चर्चा व्याख्या के साथ की गई है। जबकि दूसरी बात अगर हम करेंगे, टॉपिकल मैडम जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। 100% एरर, मतलब कंप्लीट व्याख्या करी गई है और पूरी सावधानी बरती गई है कि कोई भी एरर ना रहे। टिपिकल प्रश्न के लिए नॉलेज प्लस, मतलब एडवांस क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु जो बनते हैं, उनकी चर्चा व्याख्या के साथ की गई है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस बुक के अंतर्गत मिलेंगे। अब बात आती है कि सर क्या सिर्फ भूगोल की ही बुक आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए कंप्लीट प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसी के तहत ये बुक भी उसी सीरीज के तहत है, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, भारत तथा विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी पुस्तकें इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं ये पीडीएफ उपलब्ध कराना, तो आप इस नजदीक बुक सेलर पे जाकर इस बुक को परचेस करें और अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी हम चर्चा यहाँ कर ही रहे हैं, आपके जो भी डाउट हैं वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पे आज हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग क्लियर कर देंगे मुझे कि साउंड वगैरह बिल्कुल क्लियर है बेटा? एक बार बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। प्रमुख आकाश पिंड जो हैं उनसे रिलेटेड हम आज की क्लास में हम आपके साथ चर्चा करें। तो सबसे पहले बात आती है कि सर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अगर हम बात करेंगे तो विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, लेकिन उन मतों में सबसे सटीक मत जो माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम जिसको संबोधित करते हैं, जानते हैं, उसमें सबसे पहले बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अगर हम बात करें, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्या इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में? क्या इससे पहले भी चर्चा की गई? तो हाँ बेटा, इससे पहले भी चर्चा की गई। टॉलमी थे एक, टॉलमी टॉलमी ने सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की। क्लॉडियस टॉलमी थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की खोज के लिए एक परंपरा कहना चाहिए शुरुआत करी। अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये मिस्र के थे, मिस्र यूनानी थे ये। तो मिस्र यूनानी पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा ब्रह्मांड की खोज के लिए एक तरीके से एक शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इनकी शुरुआती दौर जो था, इनका केंद्र बिंदु क्या था? इन्होंने ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति के लिए कार्य किया तो इन्होंने क्या बात बताई? इनकी बातों को अगर हम देखेंगे तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सभी ग्रह और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसी अवधारणा इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। लेकिन यह अवधारणा सटीक नहीं बैठी।
इसको ब्रह्मांड का नियतिवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का नियतिवाद सिद्धांत किसको कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया। तो क्लॉडियस टॉलमी थे, मिस्र यूनानी थे, जिनके द्वारा यह अवधारणा दी गई। और यह अवधारणा जो दी गई 140 ईस्वी के आसपास यह अवधारणा दी गई थी। लेकिन यह बात तो सटीक नहीं बैठती कि पृथ्वी सेंटर में होगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब सेंटर में तो वर्तमान की चर्चा के आधार पर देखें तो स्पष्ट होता है कि सेंटर में जो है वो सूर्य है। देखिए, शुरुआती दौर में क्लॉडियस टॉलमी जो थे उन्होंने ये बात रखी। उसके बाद कुछ समय तक यह अवधारणा बनी रही। लेकिन 1543 ईस्वी में जब हम आते हैं तो 1543 ईस्वी के आसपास पोलैंड के एक विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे, जिसको कोपरनिकस के नाम से जाना जाता। कोपरनिकस ने सबसे पहले अवधारणा को परिवर्तित किया। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है। सेंटर में क्या है? सेंटर में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले अगर प्रस्तुत की गई तो यह प्रस्तुत की गई थी आपके 1543 में निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। बात आती है कहां के थे? तो बेटा ये पोलैंड के थे। ये कहां के थे? पोलैंड के थे। अच्छा, एक बात और आती है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के तौर पर अगर हम जानेंगे तो कोपरनिकस को ही जाना जाएगा कि कोपरनिकस वह विद्वान हैं जिनको आधुनिक खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आती है, वीडियो को बेटा लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अपने सभी साथियों तक पहुंचाएंगे कि अरिहंत की तरफ से एक सीरीज चलाई जा रही है आईएएस पॉसिबल, और उसको ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक अच्छा मटेरियल उपलब्ध हो सके। दूसरी बात आती है, तो पहला विद्वान ये थे टॉलमी जिन्होंने अवधारणा दी। दूसरे विद्वान की हम बात करेंगे तो निकोलस कोपरनिकस हैं जिन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत करी। दूसरी बात आती है, अब तीसरे विद्वान कौन थे जिन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत करी कि ब्रह्मांड की खोज के लिए? तो वो दौर आता है 1805 का दौर है। और 1805 के दौर में ब्रिटेन के एक विद्वान थे जिसको हर्शेल के नाम से जाना जाता है। जिनको किस नाम से जाना जाता है बेटा? हर्शेल के नाम से जाना जाता है। और हर्शेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड की खोज में दूरबीन की सहायता ली। तो दूरबीन की सहायता से पहली बार ब्रह्मांड का अध्ययन अगर किसी के द्वारा किया गया तो वो थे विलियम हर्शेल। और ये दौर था 1805 का दौर। और ये कहां के विद्वान थे? ये आपके ब्रिटेन के विद्वान। तो ये तीन बातें स्पष्ट होती हैं जो शुरुआती दौर में ब्रह्मांड की खोज के लिए रखी जाती। लेकिन यहां तक तो बात सटीक बैठती है, ये बात तो क्लियर हो रही है कि सेंटर में भाई सूर्य रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी। लेकिन यह अवधारणा काफी समय तक बनी रही और इन्होंने बात स्पष्ट करी कि हमारा सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। तो आकाश गंगा का सबसे पहले देखा जाए, प्रारंभिक दौर में अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में आकाश गंगा का चर्चा जो करते हैं वो चर्चा करने वाले विद्वान के तौर पर हर्शेल को माना जाएगा। जो कहां के हैं, इन बात को ध्यान रखेंगे। मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ विद्वान लिखा होगा, एक तरफ उनके स्थान लिखे होंगे, या वर्ष के आधार पर क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। दूसरी बात आती है, अब अगर बात को अगर हम देखें कि चौथे विद्वान कौन है जिन्होंने अवधारणा को और प्रस्तुत करने की कोशिश करी कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के आसपास है। पॉवेल हवल विद्वान थे जो अमेरिका के थे। उन्होंने 1925 में यह अवधारणा प्रस्तुत करी कि हमारा ब्रह्मांड है इसका पूरा व्यास अगर देखेंगे तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के आसपास है। और इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की बात करें तो इसके अंदर ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं और उसमें से हम एक अंश मात्र हिस्सा है। तो ये सभी अवधारणाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं कि ब्रह्मांड की खोज के लिए ब्रह्मांड की खोज किस तरीके से की गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे बात को लेकर चलती है, तो क्या भारत के लोगों का कोई योगदान नहीं है ब्रह्मांड की खोज में? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारतीय तो सबसे आगे रहे हैं। तो भारतीयों की अगर हम बात करेंगे तो बारहमिहिर का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बारहमिहिर
भारत के विद्वान थे और इन्होंने कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले ही अवधारणा प्रस्तुत कर दी थी कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। यह अवधारणा सबसे पहले इनके द्वारा दे दी गई थी, लेकिन साइंटिफिकल तौर पर हम विद्वान जो रखते हैं कॉपरनिकस के नाम को रखते हैं। यहां तक मैं मानता हूं बिल्कुल बात आपको क्लियर होगी। अब आगे आते हैं। तो यह तो एक धारणा बनी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस आधार पर की जाती है। अब अगली धारणा को देखें तो यहां पर देखिए आपके लिए बिल्कुल सटीक नोट्स बनाकर भेजे गए हैं, और ये नोट्स अगर आपने एक बार याद कर लिए, बिंदुओं को विस्तार से समझ लिया, और देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा इस चैप्टर को पूरा क्लियर करने के बाद, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के बाद देखेंगे कितने बच्चों के आंसर बिल्कुल सटीक आते हैं। देखिए यहां पर देखें तो यह बात क्लियर हो गई। महाविस्फोटक सिद्धांत सबसे पहले जो दिया, वो सर्वप्रथम जो सिद्धांत बताता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, तो वो महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसको ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है सर कि हां जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात समझे, तो यह विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। 1927 में जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। जॉर्ज लेमेथियर ये खगोल शास्त्री थे, जिनके द्वारा सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की गई, और 1967 में रॉबर्ट वैगनर के द्वारा बिग बैंग की व्याख्या की गई, और अन्य सिद्धांत इस अवस्था का संकल्पन करते हैं। दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत तथा रेडशिफ्ट परिघटना जो दी जाती है, एडविन हबल के द्वारा इसका प्रतिपादित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात समझिए, ब्रह्मांड का विस्तार डॉलर सिद्धांत के आधार पर भी प्रमाणित किया जाता है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात को जरा समझें। अब बात आती है कि सर आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा को समझने की जरूरत है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आकाशगंगा को समझें। देखिए आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है, तारों का एक समूह है, तारों का एक समूह है, उसको हम आकाशगंगा के नाम से संबोधित, मतलब बहुत सारे तारों का जो एक समूह होगा उसको हम ये कहेंगे कि वो आकाशगंगाओं का एक समुच्चय है, या हम ये कह सकते तारों का एक विशाल पुंज। तारों का जो विशाल पुंज होगा उसको हम आकाशगंगा के तहत जानेंगे, जिसमें हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय निर्मित होते हैं, सर्पिलाकार रूप में है। अब जी सर्पिला आकार क्या होता है, ये समझने की जरूरत है कि सर्पिला आकार जो होगा, आखिर वो सर्पिला आकार होता क्या है। उससे पहले हमें यह समझना है कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के प्रकार कितने होते हैं, तभी तो हम बात समझेंगे कि सर्पिला आकार क्या होना चाहिए। आकाशगंगा के आकार प्रकार समझेंगे तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि आकाशगंगा के जो प्रकार है वो 3 भाग में। पहला कौन सा है? पहला है आपका अंडाकार, पहला है आपका अंडाकार। दूसरा है आपका सर्पिलाकार, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। सर्पिलाकार, ये 2 हो गए, एक हो गया अंडाकार, एक हो गया सर्पिलाकार, और एक है अनियमित आकार। तीसरा होता है आपका, देखिए मैं चर्चा कर रहा हूं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका आंसर भी सटीक देंगे। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये आपको ये बुक है, इस बुक को जरूर परचेस करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। दूसरी बात समझेंगे बेटा, तो ये 3 प्रकार की आकाश गंगाओं को हम विभाजित करते हैं। सर्पिला रूप में वर्गित 80% ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगा प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, और सर्पिलाकार आकाश गंगा मिल्की वे, एंड्रोमेडा। दीर्घ वृत्तीय आकाश गंगा जो है माइफेई 1 है, जबकि अनियमित आकार की आकाश गंगा जो है सेक्टोस ए है। डॉपलर प्रभाव के आधार पर इनकी विस्तार की जानकारी दी जाती है, ये इसमें स्पष्ट होती है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकता है। भाई आकाशगंगा में यहां तो बात क्लियर हो गई कि ब्रह्मांड में 80% भाग जो है उसमें लगभग 100 करोड़ 10,000 के आसपास आकाशगंगा है। अगर आकाशगंगा को अगर हम देखते हैं और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं तो आकाशगंगा में 98% तारों का भाग है। आकाशगंगा में 98% क्या है? तारे हैं। ये बात ध्यान देंगे कि इसमें, क्योंकि तारों का ही तो समूह है,
जो तारों का समूह है जिसको तारों का गुच्छा बोला जाता है। भाई सर्पिला मतलब कुछ इस तरह का जो आकार होगा, ये जो आकार है इसको हम सर्पिला आकार कहेंगे और इसमें बहुत सारे तारों का समूह है। ये तारों का एक समूह है जो देखने में कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। दूसरी बात समझेंगे, ये बात यहां क्लियर होती है कि 98% भाग तारों का है, जबकि बचा जो 2% भाग है, 2% भाग में गैस है, धूल के कण है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आई। यहां तक कोई भी डाउट मैं मानता हूं आपको नहीं रहा होगा। आगे आते हैं, अब आती है मंदाकिनी आकाशगंगा। ये मंदाकिनी आकाशगंगा क्या? मंदाकिनी आकाशगंगा को समझें। सौर मंडल में अवस्थित, बिल्कुल बात भाई सौर मंडल में अवस्थित है कि सौर मंडल का ही तो एक भाग है जिसको हम सर्पिलाकार कहते हैं। और सर्पिलाकार क्या है, ये अभी अभी मैंने आपको स्पष्ट करा कि ये जो आकार होगा, ये जो रचना होगी, इस रचना को हम सर्पिलाकार के तहत जानेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात समझेंगे, अब यहां पर जो बात आती है सर्पिलाकार, तस्तीर सादृश्य चपटी होगी। बिल्कुल, ये संरचना जो है तस्तीर सादृश्य चपटी जैसी तो है। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है। केंद्र की परिक्रमा करने पर सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। मतलब हमारा जो सूर्य है अपनी आकाश गंगा का पूरा एक चक्कर जो लगाता है, वो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और हमारा जो केंद्र है, इसका जो सेंटर है आकाश गंगा का, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, उन तारों को एक नाम से संबोधित किया जाता है जिसको बल्ज के नाम से कहते हैं, या इसमें ब्लैक होल अवस्थित है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो जो प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है, उसको हम ब्लैक होल कहेंगे। अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में इस पे भी। मिल्की वे मंदाकिनी का एक भाग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाती है, एंड्रोमीडा आकाश गंगा के सर्वाधिक निकट और पृथ्वी ऐरावत पथ जो है वो इसके अंतर्गत है। मैं मानता हूं यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहा हो। बिल्कुल डाउट क्लियर है यहां तक। दूसरी बात समझेंगे, अब तारामंडल पर आते हैं कि तारामंडल क्या है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होगा उसको हम तारामंडल कहेंगे। जबकि अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। इस बात को ध्यान देंगे, कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोस है। इंपॉर्टेंट बात कि सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो आपका कौन सा है? सेंटोस है, जिसमें 94 तारे विद्यमान हैं। हाइड्रा तारामंडल के 68 तारे हैं। अन्य तारामंडल में अगर हम बात करेंगे तो सप्तऋषि तारामंडल, सिग्नस, स्वान, हरक्यूलस, और एक बात और, अर्सा मेजर और बिग बियर प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। इन बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा, तब देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर। आइए आगे बात को लेकर चलते हैं। अब हमने चर्चा करते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है। सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह। कभी आकाश में देखा है? आकाश में देखना बहुत सारे तारे एक जगह दिखाई देते हैं, उनको काउंट करेंगे तो वो 7 तारों का एक समूह है। तो 7 तारों का समूह के निर्मित नक्षत्र मंडल, या उसको हम तारामंडल के नाम से संबोधित कर सकते हैं। भारत के सप्तऋषि संध के नाम पर इनका नामकरण किया जाता है, जबकि ये ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात करने में सहायक होते हैं। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में होता है, देखा होगा प्राचीन काल में लोगों के पास दिशाओं को जानने की जानकारी नहीं थी कि किधर पूरब होगा किधर पश्चिम, दिशाओं की जानकारी। तो दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्रुव तारे का विशेष ध्यान दिया जाता था, और उसको पहचानने के लिए सप्तऋषि का विशेष ध्यान दिया जाता था कि सप्तऋषि तारा किधर है, उसके आधार पर दिशा का आकलन किया जाता था। जबकि ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण संभव है। यह बात अभी मैंने आपसे स्पष्ट करी कि सप्तऋषि के आधार तारे जो हैं, इनके आधार पर जब हम ध्रुव तारा का आकलन करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि ध्रुव तारा जो है आपका उत्तर दिशा में स्पष्ट होता है। दूसरी बात समझेंगे, नक्षत्र क्या है? नक्षत्र को जरा समझें। नक्षत्र की हम बात करें तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होगा उसको हम नक्षत्र कहेंगे। जबकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसका आकलन किया जाता है और अंतरिक्ष में
पृथ्वी के चतुर्थ तिथि 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र क्या है भाई? चंद्रमा के पथ के आधार पर इनको हम देखें तो चंद्रमा के पथ के अनुसार जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के जो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करना होता है। उसके आधार पर जो आकलन करेंगे तो टोटल नक्षत्र जो निकल कर आते हैं उनकी संख्या जो निकल कर आती है वो आपकी 27 निकल कर आती है। नेक्स्ट बात को जरा समझे, तारा क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात। भाई सूर्य भी तो एक तारा ही है। ये बड़ी दिलचस्प वाली बात आई कि तारा किसे कहते हैं, इसको जरा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मैं फिर आपसे बता दूं कि पीडीएफ के लिए इस बुक को जरूर परचेस करें, पढ़ने में आनंद आएगा, फिर ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तारे क्या है? हीलियम और हाइड्रो से निर्मित चमकीले खगोलीय पिंड जो होते हैं। मतलब तारा जो होता है, तारे के सेंटर में भैया हीलियम होती है, जबकि सतहों पर अगर देखें तो हाइड्रोजन गैस होती है। इन दोनों गैसों का जो सम्मिलित भाग होता है उसको हम ये कह सकते हैं, उस भाग को हम तारे के नाम से संबोधित करें। ये स्वयं का प्रकाश होता है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जब तारा है भाई, तारे का अपना निश्चित प्रकाश होता है। किसी भी ग्रह का अपना निश्चित प्रकाश नहीं होता, क्योंकि वो प्रकाश उसको एक तारे से मिलता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना एक तारा है, वो क्या है? सूर्य है। उसके द्वारा एनर्जी मिलती है आपकी पृथ्वी। दूसरी बात हम सुने, सूर्य एवं ध्रुव तारा प्रमुख तौर पर इसमें आएगा। तारे का रंग तापमान का सूचक है। तापमान का सूचक कैसे? हीलियम की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा का आकलन जब करते हैं, एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के आधार पर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया के आधार पर सूर्य के अंदर छोटे छोटे तापमान बनते हैं, छोटे छोटे तापमान बनता है, और कहना चाहिए भूकंप जैसे कहना चाहिए, एनर्जी विस्फोट होती है। जो एनर्जी विस्फोट होती है उसका अपना निश्चित टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, जबकि सूर्य की जो सतह का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? एक संरचना बनती है, वो पूरे एक चक्कर लगाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में आप आग के पास अक्सर बैठे होंगे। लकड़ी जलती हुई देखी है, नहीं देखी है? हाँ या ना में जवाब दे कि हाँ, लकड़ी को तो हमने जलते हुए देखा है। लकड़ी को जब जलते हैं तो देखते हैं लकड़ी में छोटे छोटे गोले चलते रहते हैं। वे छोटे छोटे गोले जो हैं वही कुछ संरचना सी जो होती है वो सूर्य के अंदर होती है। नाभिकीय संलयन में क्या हुआ कि एक गोला बना और वो धीरे धीरे पूरा एक चक्कर लगाता है, और इस पूरे चक्कर लगाने में इसको पूरा पूरा 27 वर्ष लगते हैं। 27 वर्ष में एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और उसमें फिर से एक विस्फोट होता है, और फिर से एक एनर्जी बन जाती है। यही बात यहां स्पष्ट हो रही है कि तारे का तापमान एक सूचक होता है, और तारों के कारण किस विवरण परिघटना होती है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई के तौर पर देखें तो प्रकाश वर्ष इसको आंका जाता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए कितने बेहतर तरीके से नोट्स को बनाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात समझेंगे, प्रकाश सदैव एक समान रहने के कारण खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष के मापन का संभव है। ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आईएएस में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष सदैव, प्रकाश की चाल हमेशा समान रहती है। सीधी भाषा में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो होता है सूर्य का प्रकाश की स्पीड होती है, प्रकाश की अपनी चाल होती है। आगे आगे बात को लेकर चलते हैं। अब आते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या भैया? जो उत्तर दिशा में निकलता है, सप्तऋषि के आधार पर जिसका आकलन किया जाता है, ये वो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा क्या है? रात्रि में उत्तर दिशा का संकेतक। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, भैया घूमते घूमते भूल गई कि दिशा किधर है, तो देख लो उत्तर दिशा में एक तारा चमकता हुआ दिखाई देगा बड़ा सा, बस समझ लेना इधर उत्तर दिशा है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति को शिरोबिंदु पर स्थित होता है। इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा उर्सा माइनरिस से नामित उत्तर दिशा में स्थित स्थायी आकाशीय पिंड होता है, जिसको इस नाम से जाना जाता है। अब आते हैं लाल दानव, तारे या रक्त दानव के नाम से जिसको संबोधित किया जाता है, वो तारा क्या है? तारे के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होना, अभी तो बताया था मैंने आपको,
आया ना, अभी बताया था कि भाई सूर्य जो है उसके सेंटर में हीलियम होती है और सतह पर उसके चारों ओर हाइड्रोजन होता है। तो यही बात बताइए कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन की मात्रा कम होने पर, चमक कम होने के कारण रक्त दानव या सुपर दानव के, ये रक्त दानव का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है तो तारे दो, आपने आकाश में देखा होगा, एक तारा बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और एक तारा कम चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस तारे में ज्यादा चमक होगी वो ओल्ड तारा होगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना मतलब हीलियम की मात्रा ज्यादा होती चली जाएगी, और हीलियम की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होती चली जाएगी उसके आधार पर हम इसको कहेंगे लाल दानव या रक्त दानव के नाम से उसको हम यहां पर संबोधित करें। एनवायरमेंट की क्लास भी चलेंगी बेटा, सभी क्लासें चलाई जाएंगी यहां पर, सभी तरह की क्लासें चलाई जा रही हैं। आप व्यवस्थित तरीके से जुड़े, और इसके लिए मैं सबसे सलाह पंकज वर्मा, पंकज जी मैं आपको फिर सलाह दूंगा, इस बुक को विशेष ध्यान से, इसका पूरा पैकेज है, पूरी व्यवस्था देखिए आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि सामान्य बच्चा भी प्रीलिम्स क्लियर कर सके, उसके लिए पूरा एक पैकेज रखा गया है। भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल एवं विश्व, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सभी क्लासें आपके लिए यहां पर चलाई जा रही हैं। सभी क्लास में विशेष ध्यान दें, और ये बुक आपके हाथ में अगर होगी और बुक के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं मानता हूं बात आप समझ गए होंगे पंकज बेटा। इन्वायरमेंट की क्लास भी चलेगी। आगे आते हैं, हम अपने बिंदु पर आते हैं, हमारा बिंदु क्या था, आगे समझते हैं कि अब क्या है। श्वेत बामन तारा क्या होता है? श्वेत बामन, जी, अब बात को जरा समझते हैं ये क्या है। श्वेत बामन तारे की बात करें तो श्वेत बामन तारा क्या है? द्रव्यमान सूर्य के समान, इसका द्रव्यमान जो होता है वो सूर्य के समान होता है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारे की मृत्यु की दशाएं कृष्ण बामन या कृष्ण बीमर या न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानी जाती है। अघूर्णनशील श्वेत बामन जो होता है, तारे की सीमाकारी द्रव्यमान जो होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, 1.44 सार के द्रव्यमान होता है, जिसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। दूसरी बात, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक, तब तारे में कृष्ण विवर परिवर्तित होता है और चंद्रशेखर सीमा के बाद तारे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सीमा कितनी होती है याद रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा जो होती है 1.44 होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी बात समझिए, आगे आती है न्यूट्रॉन तारा क्या है। न्यूट्रॉन तारे को जरा समझेंगे। तारों की अंतिम अवस्था, जो तारों की अंतिम अवस्था होती है, इसको न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाना जाता है। जबकि सुपरनोवा विस्फोट जो होता है इसके अंतर्गत होता है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा कहलाता है। श्याम विवर, सिमटता हुआ तारा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि तारे की जो अंतिम अवस्था है, जहां पर तारा पूर्णतः सिकुड़ जाता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे के अंतर्गत है। जबकि ऑर्नियन नेबुला अगर हम कहें तो सबसे चमकीले तारों का जो समूह होता है, इसको ऑर्नियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। मैं मानता हूं यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, पीटलगुलस ऑरिनस तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है, जबकि इसकी सतह की छाया हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने वर्ष 1995 में भेजी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी छाया किस वर्ष भेजी गई थी? 1995 में भेजी गई थी हबल अंतरिक्ष के द्वारा। दूसरी बात, निहारिका क्या है? निहारिका, निहारिका गैसों का जो समूह है, गैसों, धुएं और कोहरों के बादलों का धुंधला प्रकाश जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? निहारिका के नाम से संबोधित किया जाएगा ब्रह्मांड। पुंज, सर्पिल, दीर्घवृत्तीय रूप में अवस्थित अवस्था होगी इसके अंतर्गत, और ब्रह्मांडीय पिंडों के घटक के अंतर्गत ये आएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी स्वागत है सर, आपका स्वागत है। बात क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो तो पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि ब्लैक होल क्या है, कृष्ण बीवर क्या है। देखिए, कृष्ण बीवर या ब्लैक होल असीमित घनत्व के द्रव्यमान युक्त पिंड जो होते हैं, उनको हम ब्लैक होल के तहत कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है, मतलब यहां पर प्रकाश संभव ही नहीं है, ये प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। सिमट गया तारा, जहां पर तारे की मृत्यु हो रही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति तीव्र एस चंद्रशेखर द्वारा
ब्लैक होल या ब्लैक होल सिद्धांत की प्रथम जानकारी प्रस्तुत या प्रतिपादन किया जाता है, इसके द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन 1916 में सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया था। जबकि गुरुत्वीय तरंग प्रबल की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है लीगो के द्वारा 14 सितंबर 2015 को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रथम अवलोकन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी नोट करें। नेक्स्ट बात पर आते हैं, हिग्स बोसन कण क्या होते हैं? हिग्स बोसन कण क्या होते हैं, इनको जरा समझेंगे कि अंतरिक्ष में विद्यमान जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिग्स बोसन कण के नाम से जानते हैं। जबकि दिन को देखना संभव नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में विद्यमान, अंतरिक्ष में जो बहुत छोटे छोटे कण हैं, क्या उनको देखना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है हिग्स बोसन। वर्ष 1960 में वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स के प्रतिपादन सिद्धांत के अनुसार हिग्स फील्ड या हिग्स बोनस कण, जिसको गॉड पार्टिकल विद्यमान थे, के नाम से जाना गया। जबकि अगर हम बात करें कि पल्सर क्या होता है, पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है जिसमें स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं और द्रव्यमान सूर्य से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि इनका द्रव्यमान जो होता है वो सूर्य से अधिक होता है। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन गुना अधिक घूमने की गति के कारण लगभग इनकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। यहां तक मैं मानता हूं बात बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट बात पर आते, चलिए अब हम चर्चा करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। बिल्कुल एनवायरमेंट क्लास चलेगी। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और अपनी चर्चा को ध्यान से लगे रहिए। चलिए सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। ये पहला प्रश्न आपका है, देखते हैं जिन्होंने क्लास को रेगुलर करा है वो आंसर कितने बच्चे इसका देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ये RAS या RTS प्री 2007 और UPPCS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं इसका सबसे सटीक आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा कि यह सिद्धांत कौन सा है। निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, द्विआधारी सिद्धांत, बाइनरी थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, या आपका ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेटिनम हाइपोथेसिस। जी दीप, किरणदीप, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए इसको जरा समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। देखिए ये तो बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा कि सी आंसर होगा। यहां पर देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा किया गया, जिनको लेमेंत्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वर्ष 1927 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व, लगभग कितना? 15 बिलियन वर्ष पूर्व अत्यधिक सघन पिंड में विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत बताता है। दूसरी बात, यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण हुआ और महाविस्फोटक जनित विकिरण के कारण ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड में निरंतर क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, जिससे आकाश गंगा तारे एक दूसरे के दूर होते चले जा रहे हैं। यह बात यहां स्पष्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा। ऑप्शन ये रहा क्वेश्चन, आकाश गंगा वर्गीकृत किया गया है। आकाश गंगा को वर्गीकृत किया गया है, तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सेकंड का आंसर दीजिए कि सबसे पहले आंसर इसका कौन देता है। जी वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। भाई आकाश गंगा का अगर हम वर्गीकृत करते हैं
तो आकाश गंगा का वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। भाई सर्पिलाकार आकाश गंगा कैसी है? ये जो आकार बनेगा, ये आकार आपका बनेगा सर्पिलाकार आकाश गंगा के तहत आएगा। और यहां पर इसको जरा समझते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि आंसर आपका ए है। अब आकाश गंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी तारों का एक ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला सा जो दिखाई देता है, अनेक प्रकार का होता है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमिताकार। तो मैंने अभी बताया था, चर्चा जब शुरू में करी थी कि आकाश गंगा को अगर हम देखें तो 3 प्रकार में बांट सकते हैं। और तीनों प्रकार कौन कौन से हैं बेटा? अंडाकार है, सर्पिलाकार है और आपका अनियमित प्रकार का है, ये इसके अंतर्गत आएगा। बिल्कुल बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वर्ष 2005 में स्विट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा के आकार में पूर्व धारणाओं के विपरीत इस तथ्य की पुष्टि की कि आकाश गंगा का आकार दंड सजित सर्विलाकार है। तो यह बात आती है कि सर्विलाकार आकार की चर्चा जब होती है, वो चर्चा कब करी गई? 2005 में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि आकाश गंगा का निर्माण लगभग आज से 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग विस्फोट से हुआ। ये एक समय का आकलन किया जाता है जो सौर मंडल आकाश गंगा में स्थित है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं। ये इसमें स्पष्ट होती है। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं कि सबसे पहले सटीक आंसर कौन सा बच्चा देगा। क्वेश्चन आपके सामने आया, आईएएस प्री 1994 और बिहार पीसीएस प्री 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं इसका सबसे पहले सही आंसर कौन सा बच्चा देगा। कि इसका सही आंसर सर ये है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा का आकलन करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा देगा। जी जल्दी से दीजिए आंसर कि सर इसका आंसर ये है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से देंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। हमारी आकाश गंगा, भाई हमारी जो आकाश गंगा है जिसको सर्पिलाकार आकाश गंगा के नाम से संबोधित करते हैं, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सर अभी हमने इसके साथ आपके साथ चर्चा करी थी, बिल्कुल क्लियर चर्चा करी। आपने थोड़ी देर पहले ही तो चर्चा करी थी इसके बारे में कि कैसे, देखो जरा समझते हैं। हमारी आकाश गंगा जिसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से करता। लो जी एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। व्याख्या का महत्व देखिए, व्याख्या का महत्व क्या होता है। इस बुक की खासियत यही है कि इसमें व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से की गई है कि जितने भी बिंदु आपको चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सभी बिंदु आपको यहां मिलेंगे। देखो यहां एक क्वेश्चन तो ये मिला कि 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, एक क्वेश्चन और आपको मिल गया कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से करता है। और इस गति से जब करता है तो उसको कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इस परिक्रमा की अवधि को ब्रह्मांड परिकल्पना या अथवा ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। अनुमान के अनुसार आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी जो है लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष होती है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको यहां मिल रहे हैं इस व्याख्या में। मैं फिर सलाह दूंगा आपको इस बुक को जरूर परचेस करें और क्लास के साथ साथ इसको पढ़ेंगे तो बड़ा महत्व बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे और प्रीलिम्स से आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल। चलिए देखते हैं, अगर आपने शुरू से क्लास करी है और बेहतर तरीके से आपने चीजों को समझा है तो इसका आंसर जरूर देंगे। और जो आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, डेली जुड़ना है क्लास में। सभी की टीचरों की क्लास करिए, सभी क्लासों को व्यवस्थित तरीके से शेड्यूल डाला जाता है, सभी क्लास को विस्तार से देखें और ज्योग्राफी आपको डेली 8 बजे मिलेगी।
तो चलिए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं ये बताएं। भाई ऑप्शन आपके सामने दिया है 87, 88, 89 और 90। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन सा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर सर 88 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह पढ़ते रहिए और इन भैया की तरह सभी लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे कि यहाँ क्लास चल रही है। अगर आईएएस पीसीएस का प्री निकालना है तो बेहतर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और हर बेहतरीन टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आइए इसको भी विस्तार से पढ़ते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में 88 तारा मंडल है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी और व्याख्या कितनी बेहतर तरीके से मिलेगी ये भी देखते हैं। इस संख्या को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्रमाणित किया गया। रात्रि काल में जो आकाश गंगा है, रात्रि काल में जो आकाश गंगा के तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, ये इंपॉर्टेंट बात, जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। बिग वियर और स्मॉल वियर ऐसे ही तारामंडल हैं। स्मॉल वियर 7 तारों का एक समूह है जो बिग वियर का भाग है। दूसरा, इसे सप्तऋषि ब्रह्मांड भी कहा जाता है। तो देखिए यहां पर इतनी छोटी सी व्याख्या में कितने बिंदु आपको मिल रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है वो क्या है? ध्रुव तारे की ओर जो संकेत करता है, चर्चा की थी नहीं की थी, हाँ या ना? तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा? सप्तऋषि होगा, मृग होगा, वृश्चिक होगा या वृष होगा? जी जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर ये वाला है। जी बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे। जी सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष? जी देखते हैं कि सबसे पहले सही आंसर किस बच्चे के द्वारा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और विशेष ध्यान देना है, प्रीलिम्स अगर निकालना है तो किससे निकलेगा? प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत का जो पब्लिकेशन है इसके द्वारा, और अरिहंत की तरफ से बेहतरीन एक सीरीज चलाई जा रही है। आपको आईएएस पीसीएस को निकालना है तो यहां के द्वारा निकलेगा। और बिल्कुल सप्तऋषि, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि सप्तऋषि होगा। ये है क्या सप्तऋषि? आओ जरा समझ लेते हैं, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं क्लास में वो भी समझ पाए कि सप्तऋषि आखिर है क्या। वे जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि होते हैं। हम सब गांव में रहते हैं, गांव कभी घूमने जाएं तो छत पर जाना बेटा, देखना आकाश में बहुत सारे तारे एक जगह दिखाई देते हैं, उनको काउंट करेंगे तो उनकी संख्या 7 है। ऋषियों के नाम पर उनको सप्तऋषि बोला जाता है। प्राचीन काल में दिशाओं का आकलन करने के लिए ध्रुव तारे को विशेष तौर पर देखा जाता था और ध्रुव तारे का आकलन करने के लिए सप्तऋषि तारों के आधार पर आकलन किया जाता था कि उत्तर दिशा किस ओर होगी। यह रात्रि में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई देने वाला एक तारा मंडल है। इसे फागुन चैत्र महीने में श्रावण भाद्र महीने तक आकाश के में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। लो जी एक बात और मिल गई आपको। ये कब से कब तक मिलता है? फागुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश के 7 तारों के समूह के रूप में यह हमें दिखाई देता है और इसमें चारों तारे चौकोर और 3 तिरछी रेखा में दिखाई देते हैं। लो जी अब आप और अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि चलिए हम कल को जाएंगे और देखेंगे तारे हमें कैसे दिखाई। इन तारों को काल्पनिक रेखा से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह जैसा आकार बनता है, मतलब कुछ इस तरह का आकार पे। तो इसमें आगे के तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधी उत्तर दिशा में, ये जो लाइन होती है ये उत्तर दिशा में बढ़ाने पर ध्रुव तारे की ओर पहुंचाती है और इस प्रकार यह तारा मंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है, जिसके आधार पर हम चीजों का आकलन करें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भैया अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाएगा, नक्षत्र कहलाएगा, एंड्रोमेडा कहलाएगा या सौर मंडल कहलाएगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6 का, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौर मंडल? देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है। जी जल्दी से आंसर देंगे कि सर इसका आंसर ये है।
बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा बी, बिल्कुल सही आंसर आया। इसको क्या बोला जाता है सर? नक्षत्र बोला जाता है, बिल्कुल सही। अब जरा ये नक्षत्र है क्या, समझ लो भैया। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है, इसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र कैसे? चंद्रमा के आकलन के आधार पर एक नक्षत्र होता है, और नक्षत्रों की संख्या जो होती है ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। संपूर्ण तारामंडल इन्हीं 27 नक्षत्रों में स्थित है, अर्थात चंद्रमा का प्रत्येक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित है। जबकि ऋग्वेद में सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखिए यहां से मिला, जो हम ये कह सकते हैं, इसको हम ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं और आपके लिए हिस्ट्री में भी रखा जा सकता है कि ऋग्वेद में सूर्य की नक्षत्र कहा गया है। अन्य नक्षत्रों में सप्तऋषि अभिजित हैं। नक्षत्र सामान्यतः चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करता है, यह बात यहां पर स्पष्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का, तारे का रंग सूचक क्या होता है? तारे का जो रंग होता है वो किस चीज का सूचक करता है? जल्दी से बताएंगे। सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का? सूर्य का जो प्रत्येक तारा है उसका जो आप ये कह सकते हैं, जो तारे का रंग सूचक, तारे की जो चमक होती है वो किसकी ओर सूचक करती है? जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा? जल्दी से बताएं कि बेटा इसका सही आंसर ये होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो तारों का जो रंग सूचक होता है वो उसके ताप की ओर संकेत करता है। वो संकेत जो करता है उसके ताप के आधार पर बताता है कि उसके ताप का आकलन कैसे किया जाए। अब ये ताप क्या होता है जरा समझ लो भाई। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई तारा होता है तो उसमें मैंने बताया था हाइड्रोजन और हीलियम का रोल होता है। हीलियम का हाइड्रोजन में जब कन्वर्ट होता है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में 1500 डिग्री सेल्सियस एक विस्फोट होता है और उसके आधार पर सूर्य की जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और तारे के रंग से हमें उसके तापमान को ज्ञात करते हैं। और तारे के प्रकाश में कई वर्ण होते हैं। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं, जबकि गर्म तारों का रंग नारंगी, पीला या सफेद होता है। लीजिए एक बात और यहां पर मिली आपको कि प्रकाश कई करणों, प्रकाश तारे का जो प्रकाश होता है कई वर्णों में विभाजित। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं, जबकि गर्म तारों का रंग नारंगी, पीला और सफेद होता है। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या करता कि व्याख्या को करनी पड़ेंगे तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। सीधा आंसर याद नहीं करना, इस व्याख्या में बातों को स्पष्ट किया गया है कि क्वेश्चन कितने तरीके से और बन सकता है, वो देखने की बात है। सर्वाधिक गर्म तारा जो है नीले रंग का होता है। सर्वाधिक गर्म तारों को नीले रंग होने का कारण उनका परमाणु संलयन तीव्र होता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश के फोटोन में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। लीजिए यहां से और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए मिलते हैं। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तारे मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं? मृत अवस्था में जो तारे होते हैं वो किस सीमा के बाद की अवस्था होती है जिसको हम मृत तारे के तौर पर हम कह सकते हैं? तो देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा होगी क्या वो? आपकी निकोनिक सीमा होगी, कृष्ण विवर होगा, या रमन सीमा होगा? जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। अभी अब चर्चा करी थी आपके साथ, देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा बच्चा देगा। क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे। देखिए, सारे मृत अवस्था में जो होते हैं, जो सीमा होती है वो आपकी चंद्रशेखर सीमा होती है। कौन सी सीमा होती है? चंद्रशेखर सीमा होती है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रशेखर सीमा क्या है जरा समझो। तारे मृत अवस्था में चंद्रशेखर सीमा के बाद कहलाते हैं। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित सीमा जो का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। यहां बात क्लियर हो रही होगी आप। दूसरा, सूर्य से बड़े तारे सूर्य की अपेक्षा तीव्रता के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव्यमान जितना अधिक होता है उतनी तेजी से तारे के केंद्र में
संकुचन होता है और जिससे हाइड्रोजन संलयन की गति अधिक हो जाती है। एक तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1.4 गुना से अधिक होता है, वह तारा श्वेत वामन तारा की सीमा होती है, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। मानता हूं यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भैया अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपसे चर्चा करी थी और इसी बिंदु पर चर्चा करी थी, क्योंकि ये आईएएस प्री 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसकी चर्चा मैंने आपसे शुरुआती दौर में करी थी आज की क्लास में। तो जरा बता दो कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, कि तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। जी जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया है आपने कि 9 का आंसर ए होगा। वेरी, अब बात को जरा समझो बेटा। नहीं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण, यहां पर देखिए इतनी सी बात को जरा समझिए। तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित होती हैं? नहीं बेटा, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो गति होती है, वो सदैव समान होती है, तभी तो प्रकाश वर्ष में चीजों को मापा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं दिक्कत आ जाएगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल जो होती है सदैव एक जैसी होती है, समान होती है। हाँ या ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा इसका सही आंसर। क्या बात क्लियर हो गई बेटा प्रमोद, करण, दीप सिंह? आंसर बात क्लियर हो गई? हाँ या ना में जवाब दें कि हाँ, बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष को मापने का जो कारण है वो क्यों है? क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है सदैव कैसी होती है? एक समान। जरा समझ लो अगर नहीं जानते कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापने का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की गति स्पीड जो होती है सदैव कैसी होती है? एक समान होती है। क्लियर बात बेटा? हाँ या ना? ठीक। दूसरी बात, इस गति को मानक माना जाता है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता, जबकि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां बदलती रहती हैं। ऐसे में बदलती दूरियों के साथ साथ प्रकाश वर्ष द्वारा खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी असमान से ज्ञात की जा सकती है। प्रकाश वर्ष कोई समय सूचक नहीं है। ये बात को जरा समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष कोई समय सूचक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में परिप्रेक्ष्य एक दूरी है, जो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है आपका? 9.461 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। इसका मात्रक माना जाता है। अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड एक दूसरे से लाखों करोड़ों दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके माध्यम से दूरी को किलोमीटर या मील में नहीं मापा जा सकता। इसलिए दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब मैं मानता हूं बेटा क्लियर हो गया होगा, अब गलत नहीं करेंगे आप आंसर। चलिए इसी बात पर आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? अब जरा बता दो। अब तो गलत नहीं होना चाहिए कि सर इसका आंसर तो हमें पता है। जी देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन देगा कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके सामने, स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर यह होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी पीडीएफ के लिए ये बुक है। ये बुक आपको नजदीक के बुक सेलर को, हम जहां भी आप पढ़ रहते हैं वहां जो भी बुक की दुकान होगी वहां से आप डायरेक्ट इस बुक को ले सकते हैं। आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ये बुक है और पूरी हमारी एक सीरीज है। इसमें आपको इतिहास भी मिलेगी, भूगोल की किताब भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत उपलब्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया कि सही आंसर होगा सर इसका प्रकाश वर्ष होगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए आगे लेके चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए प्रकाश, तारों के मध्य
दूरी ज्ञात करने की इकाई जो होती है वो आपके लिए प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.461 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। ये एक आंकड़ा जरूर याद रखिए, ऐसे आंकड़े जो है बहुत पूछे जाते हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये लगभग 95 अरब किलोमीटर की होती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3.3 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, या हम यह कह सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की गति से एक प्रकाश में तय की गई दूरी को हम ये कहेंगे प्रकाश वर्ष के आधार पर इसका आकलन किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। तारे का नाम बताना है कि तारे का नाम क्या था। यूपीपीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है, क्योंकि ये घटना उसी दौर की है, उसी दौर में ये घटना घटी थी। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। विर्गो होगा, 70 वर्जिन्स होगा, या बीटल गिल्स होगा, या आपका बिग डियर होगा। जी जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही और सटीक आंसर सर ये वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर ये है। जी जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर डालकर जवाब देंगे बेटा कि इसका सही आंसर सर ये वाला है। जी आज थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है, मौसम खराब है तो हो सकता है कि चेहरा ना दिखाई दे, उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिखाई देने में हमारा ध्यान है कि क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से पढ़ पाए। जी तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। प्रमोद कुमार जी का आंसर बिल्कुल सही, सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसी बात पर प्रमोद जी व्याख्या को जरा समझते हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार बीटलगुस नामक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। फोटो खींचा हो, देखिए छाया भेजी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से ज्ञात होता है कि बीटलगुस ओरियन तारा का एक समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटलगुस पृथ्वी से दूरी अगर देखें तो 650 प्रकाश वर्ष है। इसे सर्वप्रथम सर जॉन हर्शेल ने 1836 में देखा था। तो ये किस दौर में देखा गया था ये भी याद रखेंगे, 1836 में देखा गया था। किंतु हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसका चित्र 1995 में खींचा गया। तो देखिए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में कितना समय लगा। खोज 1836 में की जा रही है, जबकि उसके फोटो कुछ खींचा जो गया वो 1995 में खींचा गया। इस टेलीस्कोप में किसी तारे की खींचा गया ये पहला चित्र है। तो यह आपका क्लियर हो गया कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा खींचा गया पहला जो फोटो है वो इनका खींचा गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है यदि प्रक्षेप तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्था अवस्थित होता है कहां पर होता है। विषुवत रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा, या उत्तरी ध्रुव पर होगा। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक आंसर क्या है। जी यदि प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहां अवस्थित होता है। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या उत्तरी ध्रुव पर। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर क्या देगा। जी बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका विषुवत रेखा। कहां पर होगा ये विषुवत रेखा पर स्थित होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ए। देखिए समझिए, यदि प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। वो कहां स्थित होता है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के असमानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी खगोलीय ध्रुव खगोलीय रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, जबकि खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर और ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की
विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। इस व्याख्या को विशेष ध्यान से पढ़ें। मैं मानता हूं यहां बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए पहुंच गए हम गांव में, और गांव का ही एक प्रश्न है जो आईएएस प्री 2012 में आपसे पूछा गया था। देखते हैं सही आंसर कौन बच्चा इसको देगा। लॉजिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और इस पर शुरुआत से चर्चा मैं आपके साथ करता आ रहा हूं। ठीक, तो देखते हैं इसका सही आंसर कहेगा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, यह आपको बताना है। ध्रुव तारे की दिशा में चलना चाहिए, ध्रुव तारा के विपरीत दिशा में चलना चाहिए, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना चाहिए, या ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चलना चाहिए। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए कि सही आंसर ये होगा। जी जल्दी से देखते हैं सही आंसर किस बच्चे का आता है। सबसे पहले तो देखिए देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी थी, इस तरह की एक संरचना बनती है और प्रश्न के आकार पर आकृति जो बनती है, सप्तऋषियों की एक आकृति बनी है जिसके आधार पर ध्रुव तारे का क्या करा जाता है, आकलन किया जाता है। तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा। कितनी ओर भाई? बाईं ओर रखकर चलेगा, तब वो सही दिशा में जा पाएगा, क्योंकि उसको कहां जाना था, एक व्यक्ति अंधेरी रात में जा रहा है और अपने गांव जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर जाना। तो पूर्व दिशा की ओर अगर जाना है तो हाथ उसका कहां होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा, तो वह पूर्व दिशा की ओर चला जाएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका आपका सी। देखिए समझ लीजिए, प्रश्न के अनुसार व्यक्ति को रेगिस्तान में ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर लेकर चलाने पर 5 किलोमीटर बाद उसे अपने गांव तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है, अथवा सुविधाजनक होगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़ा है तो उसका दाईं ओर और पूर्व की दिशा में खड़ा है तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा बताना है कि सुपरनोवा क्या है, और ये यूपीपीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी ऑप्शन आपके सामने है। एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, या एक मृतप्राय तारा। जी जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट दीजिए कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये वाला होगा। सुपरनोवा क्या है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। बिल्कुल आंसर दें बेटा। दीप सिंह आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दें बेटा सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ये क्या है? एक मृतप्राय तारे के तौर पर जाना जाएगा। नहीं बेटा प्रमोद, बी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी। विस्तार को जरूर ध्यान दीजिए, शुरुआत में जो चर्चा की जाती है क्लास में, ठीक है ना। आपको अगर डाउट हो रहे हैं, मैं फिर कहूंगा प्रमोद बाबू आप बेटा इस बुक को जरूर परचेस करें, ठीक है ना, और उसके साथ क्लास को लेकर चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, सभी लोगों को शेयर करें। देखिए सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। इसका निर्माण विस्फोट के पश्चात होता है। अंतरिक्ष में मिलने वाला यह ऐसा पिंड होता है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। बात अब मैं मानता हूं, अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल 14 का आंसर बिल्कुल डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, यह आपको बताना है। ओजोन छिद्र होता है, कृष्ण विवर होता है, आपका इंद्रधनुष होता है, या धूमकेतु इसके अंतर्गत आएगा। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही और सटीक आंसर ये वाला रहेगा। जी क्वेश्चन आपके सामने है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है।
तो तारों के कारण घटित जो परिघटना होती है उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण बीवर कहा जाता है। यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न। कृष्ण बीवर क्या है? आइए जरा समझते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण बीवर है। एच चंद्र रेखा ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ये बात मैं मानता हूं, बिल्कुल कृष्ण बीवर बिल्कुल सही आंसर है बेटा दीप सिंह, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय के प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व था? यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। हिग्स बोसन कणों का विज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ, हार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है, या इसने वैज्ञानिकों विलक्षणता या सिंगुलरिटी को समझने में सरल बनाया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है बेटा। देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या है। बिल्कुल हाँ बेटा, क्या आंसर आया आपका? ए आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो है वो आपका क्या है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका सही और सटीक आंसर होगा आपका बी। आइए समझते हैं बात को। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया, तब गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ। गुरुत्वीय तरंगें अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगें होती हैं जो अंतरिक्ष में हमेशा विद्यमान रहती हैं, और अंतरिक्ष में हमेशा रहती हैं लेकिन ये कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगी। ये तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तब सुपरनोवा एक तारे फटता है। देखिए ये बात स्पष्ट होती है कि सुपरनोवा तारा कब बनेगा? जब ये तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके उत्पन्न होने से जो विस्फोट होता है वो सुपरनोवा है। जब दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं तो ये तरंगें अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करती हैं। हिग्स बोसन कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं होता। वर्ष 1960 में वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार ब्रह्मांड में खाली स्थान को हिग्स फील्ड कहा जाता है, जिसमें हिग्स बोसन का कण या गॉड पार्टिकल पाए जाते हैं। मानता हूं यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टेट कथन दिया है और उसका आपको कारण दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है, कथन आपके सामने है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, जबकि कारण जो इसका दिया हुआ है, कृष्ण छिद्र गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ उसका कारण आपको दिया गया है। तो जरा बताएंगे कि इसका कथन और कारण के आधार पर कौन सा आंसर सही होगा। ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है, और आपसे कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने है 17 और 17 का दीप सिंह का आंसर आया है ए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही आंसर भाई। ए आर दोनों ही सही हैं और ए आर की सही क्या कर रहा है, यहां पर व्याख्या कर रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि बिल्कुल क्लियर एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये तो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि इसकी हमने चर्चा की है। देख लीजिए बिल्कुल क्लियर बात, ए आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी स्पष्ट तौर पर की जा रही है। व्याख्या क्या है जरा फिर से समझ लेते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है
कि एक प्रकाश वर्ष को अपने क्षेत्र में जाने नहीं देता और ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं प्रवेश तो कर सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। XCTJ 1650-500 खोजा गया जो सबसे छोटा तथा सबसे अधिक प्रकाशमान ब्लैक होल है। तो देखिए व्याख्या में आपको एक प्रश्न और मिला कि सबसे अधिक छोटा और सबसे अधिक चमकीला ब्लैक होल कौन सा है, वो ये है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे और पहले ये देखते हैं। ये देखिए प्री आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याही काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। अब आपको बताना है कि केवल 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या आपको लगता है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताएं इसका सही और सटीक आंसर आपके लिए कौन सा ऑप्शन बैठता है। जी बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर दिया कि इसका आंसर बच्चों ने दिया कि इसका सही और सटीक आंसर होगा 1 2 3, मतलब तीनों ही सही है। जरा समझ लेते हैं तीनों सही है या नहीं। आकाश स्याही काला है, बिल्कुल अंतरिक्ष काला ही है। अंतरिक्ष कैसा है? काला ही है। वो तो समुद्र के प्रकाश की समुद्र हमारे समुद्र पृथ्वी पर समुद्र की मात्रा ज्यादा है, प्रकाश परावर्तन की वजह से वो हमें नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते नहीं, तारे नहीं टिमटिमाते। कभी देखना घर में सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश आए तो देखना उसके साथ धूल, खिड़कियों में देखना धूल के कण दिखाई देते हैं हल्के हल्के से। वो धूल के कण जो होते हैं, वह धूल के कणों को अगर हम तारों के साथ कंपेयर करेंगे, उन धूल के कणों की गति की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे नहीं टिमटिमाते। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप और पृथ्वी के ताप में में से अधिक होता है। ये बात कुछ हद तक गलत बैठती है, तो सही आंसर जो होगा वो 1 और बी होगा, अधिक होता है। ये नहीं, वो तापमान घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। जरा समझिए, दिए गए कथनों में से ए और आर 1 और 2 ही सही है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित किसी अंतरिक्ष यान में बैठा है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में वायुमंडल का अभाव पाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। वहीं आकाश का रंग नीला दिखने के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक होता है, अतः वायुमंडल में स्थित विभिन्न कणों तथा जल वाष्प 4 से 5% की उपस्थिति के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि इसके साथ ही अंतरिक्ष में यात्रा को तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देते, क्योंकि वायुमंडल की सतह के अंदर अंदर के कारण तारों का टिमटिमाता हुआ सतह दिखाई देता है। बाहर की अगर बात करें, धूल के कण जो होते हैं उनकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से अधिक नहीं बल्कि कम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत की दर से क्या होता है? कम होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो होता है 1 डिग्री सेंटीमीटर औसत की दर से क्या होता है? कम होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? बहुत छोटा आकार होता है, बहुत बड़ा आकार होता है, बहुत उच्च घनत्व होता है, या बहुत अल्प घनत्व होता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे कि 19 का सही और सटीक आंसर क्या है। जी जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर। देखिए
ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका मेन कारण है बहुत उच्च घनत्व। बहुत उच्च घनत्व होता है जिसकी वजह से ये इसको बाहर नहीं आने देता। घनत्व क्या है जरा समझते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसके घनत्व का अत्यधिक बहुत उच्च होना। ब्लैक होल का घनत्व कितना होता है? 2 गुणा 10 की घात 19 किलोग्राम घन मीटर तय किया गया है। तो यह भी याद रखेंगे कि घनत्व कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। इसका घनत्व परमाणु के नाभिक के घनत्व से अधिक होता है। एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बना, देखिए व्याख्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बुक की यही तो खासियत है कि जितने भी प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन तो दी गई हैं, लेकिन उनके साथ साथ व्याख्या के आधार पर जो जो चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो भी सभी की सभी चीजें यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट रूप से दी गई। आगे आते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी या स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं ये बताना है। आईएएस प्री 2017 का ये प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध, सूर्य और चंद्रमा ग्रहों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन या पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम का विकास। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और आप लोग आंसर भी देते चलिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी, समाचार पत्रों में अधिकांश तौर पर ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा आंसर है जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देंगे कि सर इसका आंसर ये है। तो यहां पर अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध का अध्ययन जो किया जाता है, इन शब्दों की चर्चा समाचार पत्रों में विस्तार तौर पर की जाती है। देखिए समझिए, समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द का प्रयोग ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध के संदर्भ में किया जाता है। इवेंट होराइजन या सिंगुलरिटी का प्रयोग मुख्यतः ब्लैक होल के लिए किया जाता है। तो यहां पर दो बात इंपॉर्टेंट निकल कर आई कि किनके लिए किया जाता है। तो पहली बात, इवेंट होराइजन या सिंगुलरिटी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ब्लैक होल के लिए किया जाता है तथा इसकी सतही भाग होती है जिसके बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल का केंद्रीय भाग जो होता है सिंगुलरिटी कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का जो सेंटर बिंदु है, मध्य बिंदु है, उस नाम से संबोधित किया जाता है। इस स्थान को नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी का संबंध ब्लैक होल से बाहर निकलने वाली ऊर्जा से होता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है वो कम होता है और स्टैंडर्ड मॉडल को ब्लैम्स CDM मॉडल अथवा बिग बैंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है। इसका संबंध ब्रह्मांड के उत्पादन से है और इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति या अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे कि किसका सही आंसर क्या होगा। पहला, दूसरा, केवल दूसरा, पहला, दूसरा और पहला, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही आंसर है दीप सिंह आपका 20 का आंसर ए बिल्कुल सही आंसर। अब आंसर दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, नहीं, बिल्कुल गलत। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का परिकल्पन करना, यह सही है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति करना, बिल्कुल गलत। और अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना, यह भी इसके अंतर्गत नहीं आता। तो सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। देखिए
दिए गए कथनों में केवल स्टेटमेंट सेकंड ही सही है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। ये परिघटना आकाश गंगाओं और आकाशीय पिंडों से प्रकाश के लंबे रेडियो तरंगों की ओर विस्थापन से संबंध होती है। खगोलविद ब्रह्मांड के विस्तार तथा इसके सबसे दूर अथवा सबसे पुरानी पिंडों की दूरी को मापने के लिए रेड शिफ्ट परिघटना का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब 1, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं ये गलत है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, क्षुद्र ग्रहों की गति और सुपरनोवा में विस्फोट का होना ब्रह्मांड में विस्तारण के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करता। परिघटना का संबंध ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार से नहीं बल्कि ब्रह्मांड में होने वाली सतत परिघटनाओं से। तो यहां पर यह बात निकल कर आती है, यहां पर ब्रह्मांड में होने वाला जो सतत विकास है, सतत परिवर्तन है, वो इसके अंतर्गत आएगा, ना कि विस्तार को परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, यह आपको बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर किसे कहा है। तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट है, या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 का सही आंसर देंगे। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर 21 का आंसर सी नहीं है, 21 का आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे। इसका आंसर क्या है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, या किसी तारे का विस्फोट, या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग। तो यहां पर देखें तो अभी हमने चर्चा करी थी, घूमते न्यूट्रॉन तारे जो हैं, बिहार पीसीएस प्री 2023 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा घूमते न्यूट्रॉन तारे इसके अंतर्गत है। देखिए, समझते हैं यह है क्या। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनका निर्माण तारे के स्वयं के आकार और वजन में संकुचन के कारण होने वाले सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न होते हैं। पल्सर तारों में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो दो चुंबकीय ध्रुवों के साथ कणों के जेट को बाहर निकालते हैं। ये त्वरित कण प्रकाश की तीव्र गति तथा शक्तिशाली कणों को उत्पन्न करते हैं। तो ये यहां पर जो बिल्कुल क्लियर है वो क्या है, पल्सर घूमते तारे जो हैं वो न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये आपकी तरफ अंतरिक्ष पिंड और उनका वर्णन दिया गया है। क्लास को विस्तार से अगर आपने शुरू से लिया है तो इसका आंसर जरूर देंगे। टैफिड, अंतरिक्ष के धूल और गैस के विशाल बादल। निहारिकाएं, तारे जो आवर्तित रूप से जलते बुझते हैं। पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो जरा बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल सेकंड फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल थर्ड सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं बेटा। दीप सिंह जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देने हैं टैफिड क्या है? अंतरिक्ष में घूमते गैसों का विशाल बादल। नहीं, बिल्कुल गलत। निहारिका क्या है? जो तारे आवर्तित रूप से जलते बुझते रहते हैं। ये भी गलत। पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारे जो जब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है। तो ये बात सही है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका दीप सिंह, बिल्कुल सही आंसर, आपका सही आंसर होगा आपका सी। समझ लीजिए, दिए गए में केवल तीसरा ही सही है, क्योंकि पल्सर को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे जब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और इनका निपात हो जाता है। हम कह सकते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है। 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेपिड्स जो होते हैं अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशाल बादल नहीं बल्कि तारे होते हैं जो समय समय पर चमकते और मंद होते हैं। जबकि निहारिका अंतराकाई बादल होते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य अनाकृत प्लाज्मा जैसी गैसें इसके अंतर्गत आती। मैं आशा करूंगा कि आज की क्लास में हमने चर्चा करी और वो चर्चा आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हुई होगी। कॉन्सेप्ट और बेहतर करना चाहते हैं, क्लास के साथ और बेहतर तरीके से
चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो हमने एक सीरीज चालू करी है आईएएस पीसीएस को लेकर कि आपके लिए कंप्लीट पैकेज जो शुरू किया गया है प्रीलिम्स पॉसिबल के तहत, तो उसके लिए आपके लिए एक बुक लॉन्च की गई है अरिहंत की तरफ से और भूगोल तथा भारत का भूगोल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इस बुक की खासियत क्या है, ये सभी सुविधाएं आपको इस बुक के अंतर्गत मिलेंगी। मतलब सबसे मेन बात है, कोई भी एरर इसके अंतर्गत नहीं। टॉपिक वाइज है और आप विस्तार से चीजों को समझ रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से चीजों की व्याख्या की गई है, ये आप देख रहे हैं। और सिर्फ यही एक बुक नहीं है, आप सभी बुक को लें और बुक के साथ-साथ क्लासों का भी आनंद लेते चलें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं अपनी क्लास में ज्योग्राफी की 8 बजे। क्लास कैसी लगी अपने विचार ज़रूर रखें। धन्यवाद।